वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 9 द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स का पार्ट 3 फाइनली चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीठ के बारे में, जो आपका इसमें टॉपिक है ना, पीठ के बारे में। इससे पहले का हम लोग तो काफ़ी सारा चैप्टर कवर कर चुके हैं। पीठ क्या होते हैं? पर्शियन शब्द है जिसका मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि आपको भगवान की प्राप्ति के लिए गाइड करेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। From the 16th century, people began to migrate in large numbers from less fertile western Bengal to the forested and marshy areas of southern Bengal. तो जो मतलब कम फर्टाइल था, जहाँ पे कम खेती बाड़ी होती थी, ऐसे इलाके से लोग जो है ईस्ट बंगाल वाले रीजन में जाने लगे, जहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी होती थी। वहाँ पर चावल उगाया जा सकता था, और इसलिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे समुद्र भी था, तो वहाँ पे क्या होने लगा कि जो मछली पालन है वो काफ़ी ज़्यादा किया जाने लगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने लगा, जंगल काट करके वहाँ पर खेती बाड़ी होने लगी। और अफन ट्राइबल्स मर्ज विद द न्यू कम्युनिटीज ऑफ पीजेंट्स। जो ट्राइबल्स थे, जो कबीलाई लोग थे, जो वहाँ पर पहले से रहते थे, और जो किसानी कम्युनिटी बाहर से आई थी, उनके साथ वो घुल मिल करके रहने लगे लोग वहाँ के। दिस coincided with the establishment of Mughal control over Bengal with their capital in the heart of eastern delta at Dhaka। तो यही सब जो चल रहा था, इसी समय पर जो है क्या हुआ कि जो दिल्ली सल्तनत थी उसका साम्राज्य भी बंगाल वाले रीजन पर आ गया, और ढाका के पास का इलाका जो था वो उनकी राजधानी बना। Officials and functionaries received land and often set up mosques that served as the सेंटर्स फॉर रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इन द एरिया। जो ऑफिशियल्स थे, जो वहाँ पे कामकाज करने वाले लोग थे, उन्होंने मस्जिद वगैरह बनाए, और वहाँ पे क्या होने लगा कि जो रिलीजियस कल्चर सा डेवलप होने लगा, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा। वहाँ के लोग जो पहले मेनली हिंदू होते थे, या उनके अलग अलग और दूसरे लोकल धर्म होते थे, अब वो काफ़ी इस्लाम में भी कन्वर्ट होने लगे थे। इसलिए तो आजकल जो बांग्लादेश है वो मतलब इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इस्लाम को अपना लिया था। अर्ली सेटलर्स सॉट some order and assurance in the unsuitable condition of new settlements। तो जो अर्ली सेटलर्स थे, जो जल्दी पहले वहाँ पर बसे हुए थे, उनको थोड़ा सा अनस्टेबल सा लग रहा था नई कंडीशंस में। These were provided by community leaders and also functioned as teachers and एजुडिकेटर्स एंड वर समटाइम्स एस्क्राइब्ड विद द सुपरनैचुरल पावर्स। तो वहाँ के जो लोग होते थे, लोकल लोग होते थे, वो टीचर्स भी होते थे, वो धर्म या चीज़ों को इंटरप्रेट भी करते थे, और कई बार ऐसा भी खुद को या दूसरे लोग उनको मानते थे कि उनके पास कोई जादुई शक्तियाँ भी हैं। पीपल रेफर टू देम विद अफेक्शन एज पीर। तो ऐसे लोग जो पढ़ाया भी करते थे, लोगों को अच्छी बातें भी सिखाया करते थे डेली रोज़मर्रा की, और लोग कहते थे कि शायद उनके पास कोई मिस्टिकल पावर्स भी हैं, कोई जादुई शक्तियाँ भी हैं। ऐसे लोगों को मेनली पीर कहा जाता था। दिस टर्म इंक्लूडेड सेंट और सूफीज एंड अदर रिलीजियस पर्सनैलिटीज डेयरिंग colonizers and deified soldiers, various Hindu and Buddhist deities and even animistic spirits। तो कई तरीके से सूफी संत बोला जाता था उनको, या पवित्र आत्मा, या फिर है ना, बहुत सारे नामों से उनको बुलाया जाता था। The cult of peers become very popular and their shrines can be found everywhere in Bengal। तो जो पीर का ट्रेडिशन था ना, कि पीर्स को मानने लगे, जो पीर बाबा होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मानने लगा, और जगह जगह आपको पीर की मज़ारें और ये सब देखने को मिलने लगे बंगाल में। एनिमिज्म का मतलब होता है एट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग सोल टू प्लांट्स, कि जो भी है चीज़ है, जैसे कि प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या जो नॉन लिविंग चीज़ भी है कि उसमें भी जान है, इस तरीके की चीज़ें को मानना, इसको एनिमिस्टिक philosophy कहा जाता है। बंगाल also witnessed a temple building spree from the late 15th century which culminated in the 19th century। तो बंगाल में टेम्पल्स मॉस्क तो बनाए ही गए, टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा बनाए गए। सेकेंड एंड फिफ्थ चैप्टर में हमने ये चीज़ देखी भी है। और टेम्पल जो है और काफ़ी अदर रिलीजियस स्ट्रक्चर वर often built by individual groups who were becoming powerful to both demonstrate their power and proclaim their piety। तो जो लोग अब अमीर होने लगे थे इस टाइम पर, वो लोगों ने मंदिर बनाने शुरू कर दिए, ये दिखाने के लिए कि वो कितने ज़्यादा ताकतवर हैं, और अपनी भक्ति को दिखाने के लिए भी। Many of the modest brick and terracotta temples in Bengal were built with the support of several low social groups such as Kolu, oil pressers and the Kansari, bell metal workers। तो काफ़ी सारे लोग जो गरीब भी थे, उन लोगों ने भी, सब लोग अपना पैसा कम्युनिटी का इकट्ठा कर करके छोटे छोटे मंदिर बनवा लिया करते थे। जो तेली माली ये सभी अपने मंदिर बनवा लेते थे। Coming of the European trading companies created new economic opportunities। Many family belonging to these social groups availed of these। तो जो यूरोपियन पावर्स आई, तो काफ़ी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ भी, नई चीज़ें भी आई, और पैसा कमाने के नए ज़रिए भी आए। तो काफ़ी ज़्यादा
जो फैमिलीज थी उन्होंने इसका फ़ायदा भी उठाया। एज देयर सोशल एंड इकोनॉमिक पोजीशन मूव्ड दे प्रोक्लेम देयर स्टेटस थ्रू द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो जिससे जिससे लोगों का क्या होता था ना, इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ता जाता था, तो वो नए नए टेम्पल्स बनवाते थे ये दिखाने के लिए कि वो कितने अमीर हैं। लोकल डेटीज यानी कि जो क्या होते हैं, लोकल भगवान होते हैं ना, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा पूजा की जाने लगी। उनको थैच्ड हट्स में पहले पूजा जाता था, उनको भी रिकॉग्निशन मिली। ब्राह्मण्स ने कहा कि अच्छा ये भी कोई देवी देवता है, उनकी इमेजेस बनाई जाने लगी और मंदिरों में रखी जाने लगी। टेम्पल्स बिगेन टू कॉपी द डबल रूफ्ड डोचला और फोर रूफ्ड चौशला स्ट्रक्चर ऑफ थैच्ड हट। तो जो थैच्ड हट होती थी, मतलब डंडों पे ऐसे करके हट होती थी, ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ऐसे करके ये 4 उसके पाए होते थे और ऐसे करके इस तरीके से 4 स्टोरी रूफ बना दी जाती थी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, द टेम्पल्स बिगन टू कॉपी द डबल रूफ डोचला और चौचला स्ट्रक्चर ऑफ थैच रूफ। रिमेंबर बांग्ल डोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना। दिस लेड टू द इवोल्यूशन ऑफ अ टिपिकल बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो बंगाली स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में थैच रूफ, 4 डबल रूफ डोचला और चौचला जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि डोचला कहाँ पर कौन सी आर्ट में मिलता है, चौचला कौन सी आर्ट में मिलता है। तो बंगाल फॉर्म ऑफ आर्ट में, बंगाल स्टाइल जो आर्ट है ना, बंगाल स्टाइल इन टेम्पल आर्किटेक्चर, ये इसमें मिलता है डोचला और चौचला। In the comparatively more complex 4-roofed structure, 4 triangular roofs placed on the 4 walls, मतलब 4 walls पर क्या होता था, triangular roof रख दी जाती थी up to coverage on the curved line और a point, और पूरे पॉइंट के थ्रू, लाइंस के थ्रू कवरेज की जाती थी। टेम्पल्स पर यूजुअली बिल्ट ऑन अ स्क्वायर प्लेटफॉर्म। तो नीचे की तरफ ज़मीन होती थी वो चौखटी होती थी, उस पर टेम्पल्स, मंदिर बनवाए जाते थे। इंटीरियर वॉज रिलेटिवली प्लेन बट द आउटर वॉल्स ऑफ मैनी टेम्पल्स वर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। अंदर तो प्लेन सा था बट बाहर की तरफ जो होते थे ना मंदिर, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत से होते थे। ऑर्नामेंटल टाइल्स एंड टेराकोटा टैबलेट इन सम टेम्पल्स, पर्टिकुलरली इन विष्णुपुर इन बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सच डेकोरेशन सच एज हाई डेकोर ऑफ एक्सीलेंस। तो इसमें क्या था कि बंगाल में काफ़ी सारे जो टेम्पल्स थे, वही छोटे हों बड़े हों, उसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, बाहर अंदर की तरफ से तो ज़्यादा कुछ ऐसी खूबसूरती पेंटिंग नहीं होती थी, और बाहर की तरफ काफ़ी ज़्यादा सुंदर डेकोरेशंस की जाती थी। जैसे कि हमें बताया गया है विष्णुपुर इन द बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर हमें घर देखने को मिल जाते हैं, सॉरी घर नहीं, मंदिर देखने को मिल जाते हैं। अब आता है फिश एज फूड, जो मछली है इस्तेमाल की जाने लगी। ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स आर जनरली बेस्ड ऑन लोकली अवेलेबल आइटम्स ऑफ फूड। तो ट्रेडिशनली वही खाना खाया जाता है जो लोकली अवेलेबल होता है। आज के ज़माने की बात कर रही हूँ, आज से कई सालों पहले की बात कर रही हूँ, 400-500 साल पहले की। तो आज तो नहीं है ना जोमेटो, मतलब ऑर्डर किया किसी पे भी और आ गया घर खाना, कहीं का भी, किसी चाहे अमेरिका का हो, चाहे यूएस का हो या किसी यूरोप का हो। पहले ज़माने में जो लोकली अवेलेबल होता था वही खा पाते थे। तो बंगाल इज़ अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ राइस एंड फिश। तो बंगाल जो है रिवराइन प्लेन है, काफ़ी नदियाँ वदियाँ वहाँ से बहती हैं, तो काफ़ी फिशेस भी मिल जाती हैं और काफ़ी चावल भी मिल जाता है। अंडरस्टैंडेबली दीज 2 आइटम्स फिगर प्रोमिनेंटली इन द मेन्यू ऑफ इवन बंगाल पुअर बंगालीज। तो गरीब बंगालियों में भी, गरीब बंगाली हो अमीर हो, वो मछली चावल तो खाते ही हैं। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन एंड बंगाली लिटरेचर कंटेन सेवरल रेफरेंसेज टू फिश। तो बंगाल में फिश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सब लोग खाते भी हैं। विच इज़ मोर टेराकोटा, what is more, terracotta plaques on the walls of temples and vihars, Buddhist monasteries depict scene of fish being dressed and taken to the market in the baskets। तो मंदिरों में भी बास्केट में, मतलब फिश को ठीक ठाक करा जा रहा है, फिर उसको मार्केट में बेचने के लिए ले जाया जा रहा है, ये सारा कुछ मंदिर की पेंटिंग्स तक में भी दिखाया जाता था। ब्राह्मण्स वर नॉट अलाउड टू ईट नॉन वेजिटेरियन फूड बट द पॉपुलरिटी ऑफ फिश इन द लोकल डाइट मेड ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज रिलैक्स द प्रोविजन फॉर बंगाल ब्राह्मण। तो बंगाल के ब्राह्मण मछली खा सकते हैं। बृहद धर्म पुराण, जो बृहद धर्म पुराण है ना, 13th सेंचुरी का संस्कृत टेक्स्ट है, बंगाल को के ब्राह्मणों को परमिट करता है कि वो फिश खा सकते हैं। फिश बीइंग ड्रेस्ड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। तो फिश जो है उसकी ड्रेसिंग की जा रही है अच्छे से, यहाँ पे देखिए कि उसको घर पे खाया जा सके। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब जरा यहाँ पे एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन यूरोप। तो नेशन स्टेट का मतलब होता है देश,
जो देश की भावना, एक नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की भावना किस तरीके से यूरोप में जनरेट हुई थी। तो टिल द 18th सेंचुरी पीपल जो थे ना यूरोप के, वो खुद को देखते थे कि भाई हम तो एम्पायर के अंडर आते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, या फिर चर्च के मेंबर्स हैं जैसे कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के। बट लेट 18th सेंचुरी के बाद लोगों ने खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया कि भाई हम ये भाषा बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं, तो हम यहाँ के लोग हैं। फिर उसके बाद भाषा के आधार पर होने लगे। फिर रोमानिया स्कूल टेक्स्ट बुक बिगेन टू बी रिटन इन द रोमानियन रादर देन ग्रीक, एंड इन हंगरी हंगेरियन वॉज अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ लैटिन। तो जो लोकल भाषाएं थी उनको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी 18th सेंचुरी के बाद से। These and other similar developments created consciousness among the people that each linguistic community was a separate nation। तो ये सारे के सारे टेक्स्ट जो हो गए, बातें कि भाई हमारा राष्ट्रवाद की भावना, तो अलग अलग भाषाओं के आधार पर वहाँ पर देश बनने लगे। दिस फीलिंग वॉज स्ट्रेंथन्ड बाय द मूवमेंट फॉर इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन इन द लेट 19th सेंचुरी। और 19th सेंचुरी के टाइम पे जर्मन यूनिफिकेशन, जो जर्मनी बोलते हैं वो एक देश, जर्मन जो भी भाषा जर्मन, मतलब जो लोग जर्मन बोलते हैं वो जर्मनी का हिस्सा है। तो इस तरीके की बातें की जाने लगी और वहाँ पर यूरोप में मेनली भाषा के आधार पर देश बनने लगे। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट।